हर किसी को अलग अलग तरह के कपड़े पहनने का शौक होता है। किसी को वेस्टर्न तो किसी को इंडो वेस्टर्न। लेकिन हमारी सुनैना को देसी स्टाइल के कपड़े पहनने का शौक था, और उसमें भी खासकर पटियाला सूट। वो एक अमीर घर की लड़की थी, इसलिए हर रोज अलग अलग तरह के पटियाला सूट पहना करती थी। कॉलेज में सभी लड़के सुनैना के दीवाने थे, लेकिन वो दीवानी थी तो बस अचल की, जो कि बिहार के एक मिडिल क्लास परिवार का लड़का था। सुनैना और अचल फर्स्ट ईयर से ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, और कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों ने शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद भी सुनैना ने पटियाला सूट पहनना नहीं छोड़ा। शादी के बाद भी वो साड़ी की जगह पटियाला सूट ही पहनती। एक रोज उसकी सास सरला उससे कहती है, ये क्या बहू, आज भी तूने ये पटियाला सूट पहन लिया, ऊपर से इसमें बाजू भी नहीं लगवाई। मुझे तो लगता है टेलर ने तेरा कपड़ा मार लिया और इतना सा सूट बना कर दे दिया। इसकी कुर्ती तो देख, ये तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। अरे ये कुर्ती कम और टॉप ज्यादा लग रहा है। तू तो मुझे उस मुए टेलर का नाम बता, मैं अभी जाकर उसकी गर्दन मरोड़ती हूँ। माँ जी, ये टॉप नहीं बल्कि शॉर्ट पटियाला है, जो मैंने बड़े डिजाइनर से बनवाया है, और ये साड़ी वाड़ी ना मुझसे तो नहीं पहनी जाती। बहू, तेरे इस पटियाला सूट से तो मैं परेशान ही हो गई हूँ। अपनी सगाई से लेकर रोके तक, मेहंदी हल्दी हर जगह तूने पटियाला ही पहना है। यहाँ तक कि अपनी मुंह दिखाई पर भी तूने पटियाला ही पहना। ना जाने मुझे कब तुझे साड़ी में देखने का मौका मिलेगा। तो इसमें बुराई ही क्या है? और आपको तो खुश होना चाहिए, आपको इतनी सुंदर और मॉडर्न बहू मिली है। और देखो तो ये पटियाला सूट क्या जचता है मुझ पर। उफ, इस पटियाला सूट वाली बहू को समझाना तो पत्थर पर सर मारने जैसा है। खैर, मुझे क्या, मैं तो चली अपने कमरे में आराम करने। अपनी बहू के आगे सरला भी हार मान जाती है और वो अपने कमरे में चली जाती है। तो वहीं सुनैना किचन में खाना बनाने की तैयारी पर लग जाती है। सुनैना की देखम देख अब आस पड़ोस की बहुएं भी अपने लिए पटियाला सूट बनवाकर पहनने लगती हैं, जिससे तंग आकर कुछ औरतें सरला के पास आती हैं। अरे सरला, तेरी बहू ने तो हमारी बहुओं को भी बिगाड़ दिया। उसे देख, अब तो हमारी बहुएं भी पटियाला सूट ही पहनती हैं। इसके अलावा वो और कुछ पहनना ही नहीं चाहती। मुझे तो लगता है मेरी बहू इस दिल्ली शहर को दूसरा पंजाब बनाकर छोड़ेगी। ऐसे दिन बीतते हैं। एक रोज सरला अपनी बहू से, सुनैना बहू, गांव से तेरे दादा ससुर जी का फोन आया था। उन्होंने तुम दोनों के लिए कोई पूजा रखी है और वो चाहते हैं कि हम सब उसमें जरूर आए। ठीक है मम्मी जी, फिर तो मैं आज ही अपने लिए शॉपिंग कर आती हूँ। 3 दिन बाद सुनैना अपने पति और सास के साथ गांव जाती है, जहां स्टेशन पर उतरते ही सुनैना को देख गांव के लड़कों का मुंह खुला का खुला रह जाता है, और वो सभी उसका पीछा करते करते उनके घर के बाहर तक आ जाते हैं। तभी सुनैना के दादा ससुर, जो कि घर के आंगन में बैठे हुक्का पी रहे थे, उनकी नजर उन लड़कों पर पड़ती है और वो उन लड़कों को डांटते हुए कहते हैं, अब क्या बात है, ये क्या जमघट लगा रखा है भाई? है? क्या तुमने कभी किसी सेहरी लड़की को नहीं देखा क्या? है? चलो चलो भागो यहाँ से, चलो। अरे लड़कियां तो बहुत देखी हैं, लेकिन ऐसे पटियाला सूट पहनने वाली नहीं देखी ना। अब जाते हो या उठाऊं लाठी? है? अरे अरे, चलो भागो यहाँ से, नहीं तो ये बुढ़ा हमें खामखा मार देगा। अरे चलो जल्दी। इसके बाद सुनैना की सास सरला साड़ी का पल्ला कर अपने सर पर रखकर अपने ससुर के पैर छूती है, जबकि सुनैना उनके पैर नहीं छूती और ना ही पल्ला करती है। ये देख सरला का ससुर उससे कहता है, सरला बहू, तेरे अंदर हमारे घर के तौर तरीके, पहनावा सब है, लेकिन ये सब गुण तू अपनी बहू को नहीं सिखा पाई। तभी तो अपनी सास को अपने से बड़े के पैर छूते देख भी उसे अक्ल नहीं आई। ऊपर से साड़ी की जगह ये क्या छोटा सा कुर्ता पहन कर आई है। देखो बहू, इस गांव में मेरी बड़ी इज्जत है और मैं नहीं चाहता कि इसकी वजह से वो मिट्टी में मिल जाए, समझी? माफ कीजिएगा ससुर जी, अगर आपको कुछ बुरा लगा हो तो। बुरा तो मुझे इसका ये पहनावा लग रहा है जो ये पहन के आई है। अरे शहरों में तो तुम जो मर्जी पहनो, लेकिन गांव में तो कम से कम साड़ी पहन कर आना चाहिए ना, वही हमारी संस्कृति है। लेकिन मुझे नहीं लगता तेरी ये बहू तेरे काबू में भी है।
मुझे माफ करना ससुर जी, इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। फिर सरला गुस्से में सुनैना से कहती है, देख बहू, मैंने आज तक तुझे कुछ भी पहनने से नहीं रोका, लेकिन अब कम से कम गांव में तो मेरी इज्जत रख लो और ये पटियाला सूट छोड़कर साड़ी पहन लो, और जब तक यहाँ हो तब तक कम से कम साड़ी ही पहनना। सुनैना को अपनी गलती का एहसास होता है और वो माफी मांगती हुई कहती है, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, आज मेरी वजह से आपको कितना सुनना पड़ा। जब आप मेरी पसंद नापसंद का ध्यान रखती हो तो फिर मुझे भी आपकी पसंद का ध्यान रखते हुए साड़ी पहनकर ही गांव में आना चाहिए था। अब मैं यहाँ साड़ी पहनकर ही रहूंगी। जब आप मुझे शहर में कुछ भी पहनने से नहीं रोकती तो फिर मैं क्यों नहीं गांव में आपकी पसंद का पहन सकती हूँ। बस आप मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं अभी आई। फिर सुनैना जल्दी से साड़ी पहनकर अपनी सास के पास आती है। पहली बार साड़ी में अपनी बहू को देख सरला बहुत खुश होती है। फिर सर पर पल्ला रखकर सुनैना अपने दादा ससुर के पांव छूती है, जिसे देख उसके दादा ससुर हंसते हुए कहते हैं, अरे वाह, इतनी जल्दी इतना बदलाव, शाबाश। अब लग रही हो ना यादव खानदान की बहू। सदा खुश रहो बेटा। इस तरह सुनैना अपने पटियाला सूट से साड़ी पर आ जाती है। अपनी सास की बात का मान रखते हुए वो अपने दादा ससुर की इज्जत भी बचा लेती है और जब तक गांव में रहती है साड़ी ही पहनती है। उसमें ये बदलाव देख उसकी सास और पति भी बहुत खुश थे। मनीष एक ऑटो रिक्शा चलाता था। जब वो 15 साल का था तब उसके पिता का देहांत हो गया। इसी कारण मनीष को ही घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ी और कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर पिता की ऑटो चलाने का काम मनीष ने संभाल लिया। मनीष की बड़ी बहन सुलेखा की शादी में जो उसके पिता ने कर्जा लिया था उसे उतारने के लिए मनीष ने अपना घर भी बेच दिया और माँ के साथ किराए के घर में रहने लगा। मनीष की बड़ी बहन अपने ससुराल में खुश है। इस बात की उसे बहुत तसल्ली है। माँ, सुलेखा दीदी का मेरे मोबाइल पर फोन आया है, तुम बात कर लो, फिर मैं ऑटो लेकर काम पर निकलता हूँ। हेलो सुलेखा दीदी, ये लो माँ से बात करो। हाँ बेटी, अपना ध्यान रखा कर, खूब खाया पिया कर, इससे बच्चे की सेहत पर अच्छा असर होगा। अब बस यही इच्छा है कि जल्दी से मैं नानी बन जाऊं और मनीष मामा। हाँ वो तो है, अब मामी कहलवाने वाली बस आ जाए तो मैं सुकून से तीर्थ यात्रा पर निकल जाऊंगी। नहीं नहीं, अपने नाती पोतों को खिलाकर ही तीर्थ यात्रा पर जाऊंगी। माँ, बस मनीष के लिए अच्छी सी लड़की ढूंढ लो जो घर संभाल ले। माँ, मुझे देर हो रही है, बाद में बात कर लेना। अच्छा सुलेखा, मैं तेरे से बाद में बात करती हूँ, मनीष को देर हो रही है। मनीष ऑटो लेकर काम पर निकलता है। उसे पहले ही बहुत देर हो चुकी थी, पर रास्ते में जाम भी बहुत था। वो सवारी का इंतजार कर रहा था, तभी उसका एक साथी जो उसकी तरह ऑटो चलाता था वो किसी लड़की से झगड़ रहा था। अरे देखिए मैडम, ऐसा थोड़ी होता है? जब आपने मुझे यहाँ छोड़ने के लिए पैसे तय किए हैं तो चुपचाप मेरे पैसे दे दो ना। भैया, मैंने आपको बोला ना, मेरा पर्स रास्ते में कहीं गिर गया। मेरा मोबाइल फोन भी उसी में है और सारे पैसे भी। मेरा पर्स कहीं नहीं मिला। मैं तुम्हें बोल रही हूँ ना, मुझे अपना नंबर दे दो, मैं तुम्हारे नंबर पर पैसे भेज दूंगी। अभी मुझे देर हो रही है, मुझे सामने होटल में एक फंक्शन में पहुंचना है। अब क्या हुआ निरंजन, लड़ क्यों रहे हो सुबह सुबह? अरे देखना यार, सुबह सुबह पहली सवारी मिली और वो भी मुझे पैसे देने के लिए मना कर रही है। इन मैडम का पर्स कहीं खो गया है और मुझसे कह रही है कि पैसे बाद में देंगी। अरे ऐसा थोड़ी होता है भाई। कोई बात नहीं निरंजन, कभी कभी किसी की परेशानी को भी समझना चाहिए। एक काम कर, तेरे कितने पैसे बने मैं दे देता हूँ, ये मैडम मुझे बाद में दे देंगी। मनीष निरंजन को ऑटो के 200 रुपए दे देता है। थैंक यू सो मच। मेरा नाम अर्चना है, आप मुझे अपना नंबर दे दो, मैं आपके नंबर पर ऑनलाइन पेमेंट भेज दूंगी। बाकी अगर मुझे देर ना होती तो मैं आपको अभी पैसे दे देती। अब कोई बात नहीं मैम, ये लीजिए मेरा नंबर। अर्चना नाम की वो लड़की मनीष का मोबाइल नंबर ले लेती है और अगले दिन मनीष के मोबाइल पर पैसे ट्रांसफर कर देती है। आपके पैसे मैंने अकाउंट में भेज दिए हैं, आप चेक कर लीजिए। और कल के लिए एक बार फिर से थैंक यू, आपने अनजान होकर भी मेरी मदद की। अर्चना और मनीष बात करने लगते हैं। अर्चना को मनीष से बात करना बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद 1-2 बार अर्चना की मुलाकात मार्केट में मनीष से हो ही जाती है। धीरे धीरे दोनों दोस्त बन जाते हैं। मनीष को पता चलता है कि अर्चना एक बहुत ही अमीर खानदान की लड़की है तो वो उसे समझाता है। अर्चना, तुम बहुत ही अमीर खानदान की लड़की हो, तुम में और मेरे में जमीन आसमान का फर्क है। मैं एक मामूली ऑटो रिक्शा चलाने वाला गरीब लड़का हूँ। तुम्हारा और मेरा यूं दोस्ती रखना ठीक नहीं है, प्लीज तुम मुझसे मत मिलो।
तुम ना मिलने की बात कर रहे हो, पर आज तो मैं तुम्हें अपने प्यार का इजहार करने आई थी। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ मनीष। मैं अपनी आगे आने वाली पूरी लाइफ तुम्हारे साथ मिलकर जीना चाहती हूँ। कहते कहते अर्चना फूट फूट कर रोने लगती है और मनीष उसे गले लगा लेता है। अर्चना अपने मम्मी पापा से इस बारे में बात करती है और जबरदस्ती मनीष से शादी करने के लिए मना लेती है। इधर मनीष भी अपनी माँ और बहन से इस बारे में बात करता है और एक शुभ मुहूर्त में दोनों की शादी हो जाती है। अर्चना का स्वभाव बहुत अच्छा था। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसकी ससुराल गरीब है। ना ही उसने कभी इस बात की कोई शिकायत की। अर्चना, अब तुम मेरे साथ शादी करके खुश तो हो ना? हाँ मनीष, मैंने तुम्हें दिल से प्यार किया है। मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। माँ जी, सुलेखा दीदी सब मुझे कितना प्यार करते हैं। मुझे तो महसूस ही नहीं हुआ कि मैं अपना घर छोड़कर आई हूँ। तभी अर्चना की सास भी आ जाती है। जीती रहो बहू, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि इस घर को तुम्हारे जैसी बहू मिली। अर्चना भाभी, ये देखो, मैं आपके लिए नई साड़ी लाई हूँ। आज आप शाम को कीर्तन में यही पहनना। सुलेखा दीदी, ये साड़ी तो बहुत सुंदर है, ठीक है, पर एक शर्त पर। आज आप मुझे खुद तैयार करोगे, प्रॉमिस? अर्चना की बातें सुनकर सुलेखा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसे इतनी प्यारी भाभी से इतना प्यार और सम्मान मिलेगा। सचमुच कुछ ही दिनों में अर्चना ने सबके दिल में एक अलग जगह बना ली। अब तो अर्चना के बिना कोई भी नहीं रहता था। सुलेखा के बेटा पैदा होता है। इधर अर्चना भी गर्भवती हो जाती है। अर्चना के मां बनने के बारे में जब उसके मम्मी पापा को पता चलता है तो वो उसे मिलने के लिए उसके ससुराल आते हैं। पर अर्चना का घर देखकर दोनों ही मुंह बनाने लगते हैं। अर्चना, तुम अपने मम्मी पापा के पास बैठो, रसोई से चाय और नाश्ता मैं ले आती हूँ। क्या बात है अर्चना, तुम इस हालत में भी घर के काम खुद ही करती हो? तुम्हारे घर में कोई नौकर चाकर नहीं है क्या? कैसी बातें करती हो ललिता तुम जानती भी हो तुम्हारी बेटी किस घर में ब्याही है। यहाँ 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी सोचना पड़ता है। एक टाइम की सब्जी दूसरे टाइम खाते होंगे ये भला क्या नौकर चाकर रखेंगे? नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। माँ जी और मनीष ने तो मुझे कई बार कहा है कि मैं घर में कोई काम वाली रख लूं, पर पूरा दिन मैं घर पर होती हूँ, मेरा भी मन नहीं लगता। और फिर मैं तो कुछ भी नहीं करती, सारा काम माँ जी ही करती है, मुझे उठने ही नहीं देती। ये लीजिए चाय। अर्चना, तुम्हें ये समोसे बहुत पसंद है ना? मैं ये भी हलवाई से खरीद लाई हूँ, अपने मम्मी पापा को भी दो। नहीं नहीं, मैं ऑयली फूड कम खाती हूँ। और अर्चना, तुम भी ये सब मत खाया करो। तुम्हें इस टाइम में जूस, फ्रूट्स ये सब लेना चाहिए। बहन जी, आप तो समझदार हैं। ये समोसे वगैरह ये सब बहुत नुकसानदायक है। मम्मी, आप मेरी टेंशन मत लो, माँ जी मेरा पूरा ख्याल रखती है। वो मुझे समय पर जूस, फ्रूट, दूध, दही, सब्जियां और सब कुछ खाने के लिए देती है। तभी अर्चना की ननद सुलेखा भी आ जाती है। अर्चना भाभी, मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया है। कल सुबह 11 बजे आपको मेरे साथ चलना है, तो आपका चेकअप हो जाएगा और बाकी जो इंजेक्शन वगैरह। सुलेखा, तुम्हारा कौन से हॉस्पिटल में बच्चा हुआ था जिस डॉक्टर के बारे में तुम बात कर रही हो? जी, वो बड़े बाजार में जो हॉस्पिटल है जहां डॉक्टर नेहा बैठती हैं, वो सस्ता बेकार सा हॉस्पिटल। अर्चना, तुम उस हॉस्पिटल में चेकअप के लिए जाओगी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। अर्चना, तुम एक मामूली से हॉस्पिटल में चेकअप के लिए जाओगी? तुम चिंता मत करो, इन लोगों के पास अगर तुम्हारे इलाज के लिए पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे लिए इस शहर के सबसे बड़े नामी हॉस्पिटल में आज ही बात कर लेता हूं। और तुम अभी के अभी अपना सामान पैक करो और हमारे साथ चलो। किसके घर? आपके घर पापा? मैं अभी अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मुझे डॉक्टर नेहा, जो कि एक बहुत बड़ी और समझदार डॉक्टर हैं, उन्होंने सुलेखा दीदी की नॉर्मल डिलीवरी की है। उन्होंने मुझे पूरा रेस्ट करने के लिए बोला है। और शायद आपने ठीक से सुना नहीं, मुझे कल सुलेखा दीदी के साथ डॉक्टर के पास जाना है। आप थोड़ी देर और बैठेंगे या जा रहे हैं? क्योंकि अभी ना मनीष आने वाले हैं। वो शहर में एक नया रेस्टोरेंट खुला है, वहां पर मेरी फेवरेट आइसक्रीम मिलती है, तो आज मेरा वो खाने का प्लान है। तो हम सब डिनर के लिए जाने वाले हैं। अर्चना का ऐसा कोई प्लान नहीं था, ये उसकी सास और सुलेखा जानते थे। पर अर्चना अपने मम्मी पापा को एहसास दिलाना चाहती थी कि उसके ससुराल वालों का और अपमान ना ही करे तो उनके लिए बेहतर है। अर्चना के मम्मी पापा लज्जित हो जाते हैं और कुछ देर बाद वहां से चले जाते हैं। अर्चना की सास और ननद दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। अर्चना अपनी सास और ननद के गले से लग जाती है।